अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं दुर्दाना नजम और जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमने बहुत बहुत अरसे के बाद ज्वाइन किया है हरी मोहन साहब ने इंडिया से। हरी मोहन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप बहुत बिजी हैं, अभी आपका शो भी स्केड्यूल्ड है, फिर थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम मुझे बुलाया उसके लिए भी। और एक आप जिस तरीके से अपने व्यूज, बेबाक व्यूज रखते हैं, उसके लिए आपसे बात करने के लिए, भले ही हम थोड़े अपोजिट उसके हों, लेकिन चलो, लेकिन मजा आता है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने में। जी ये बिल्कुल ऐसे ही, मैं भी इसीलिए इसी वजह से आज, अब जैसे कि जब आपसे बात हो रही थी कि पर्सपेक्टिव, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव, जो जिस बात पर आज हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में आपको पता है मारंग बलोच, जिस पर इस वक्त तक अभी तक 50 FIR कटवा चुकी है रियासत पाकिस्तान, और उन्होंने एक कॉल दी है, बलूचिस्तान एजेंसी कमेटी को वो हेड करती हैं, और उन्होंने बलूचिस्तान जेनोसाइड की एक कॉल दी है, जो कि वो कल प्रोटेस्ट शुरू होगा। पता नहीं वो प्रोटेस्ट कितने दिन चलता है, क्योंकि हमारी रियासत का एक तरीकाकार है बहुत शुरू से, आप जानते ही हैं कि किसी भी पॉलिटिकल डिसेंट को, खासतौर पर जो बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से हो, उसे बहुत शक की नज़र से देखा जाता है। सोशल मीडिया पर बहुत ही खतरनाक खबरें चल रही हैं, हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कुछ कवर नहीं कर रहा, यहाँ तक कि बलूचिस्तान का झंडा भी कल कहा जा रहा है कि लहराया जाएगा, और सोशल मीडिया पर उसको पहले से लहरा दिया गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी हरिमोहन साहब कि पाकिस्तानी रियासत को, देखिए मैं खुद समझती हूँ कि उनको बात करनी चाहिए उनसे। आप इंडिया में बैठकर जरा मुझे बताएं आपका पर्सपेक्टिव क्या है, क्यों रियासत पाकिस्तान को छोटी सी बात समझ नहीं आ रही कि वो इतने अरसे से इनको मार रहे हैं, इनको हर तरह का इन पर जुल्म कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिकली इनको सप्रेस किया हुआ है। वो आपसे खाना मांग रहे हैं, आप उनको खिलौने दे रहे हैं। वो आपसे तालीम मांगते हैं, आप उनको गवादर दे देते हैं। तो वो आपसे सेहत मांगते हैं, आप उनको कुछ और यूनिवर्सिटी दे देते हैं। तो आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं वहां का पर्सपेक्टिव, हो सकता है हमें कुछ बात समझ आए, हमें तो समझ नहीं आ रही यहाँ बैठे हुए कि हमारी रियासत क्या चाह रही है बलूचिस्तान में, कि वाकई टूट जाए, अलग हो जाए। दुर्दाना जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, उससे पहले आपके पूछने की जो एक इंटेंशन है वो मुझे समझ में आ रही है। पहले मैं उसके ऊपर अगर थोड़ा सा बोलूं तो वो ये है, समझना चाहते हैं कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आ रही और अंदर से एक दुख है कि भाई प्रॉब्लम ये है कि आप एक इंटेलेक्ट हैं, इंटेलेक्चुअल होने के नाते आप ये देख पा रहे हैं कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन एंड समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू टेक प्लेस, गोइंग टू हैपन और समथिंग व्हाटएवर यू वांट टू से, लेकिन ये कुछ ऐसा होने जा रहा है जो ठीक नहीं है। बट प्रॉब्लम इज नोबडी इज रेडी टू अंडरस्टैंड कि क्या होने जा रहा है। वो असलियत में जाल बुनने की तैयारी कर, मतलब ऐसा है कि वो एक्शन और रिएक्शन के अंदर ही बिलीव कर रहे हैं कि तुम आओगे हम तुम्हें मारेंगे, फिर तुम आओगे फिर तुम्हें मारेंगे, फिर तुम आओगे फिर तुम्हें मारेंगे। और जब हम इतना मारेंगे आप लोगों को, क्योंकि पावर है, ताकत है, बंदूक है, तो हम इतना मारेंगे आपको कि आप टूट जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आपकी लैंग्वेज में, हमारे यहाँ उसे जनता कहते हैं, आपके डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कहते हैं, आपके यहाँ इसे जमहूरियत कहते हैं जी। जो डेमोक्रेसी होता है उसकी जो रियल पावर होती है वो नॉट ओनली इन डेमोक्रेसी, बड़े बड़े डिक्टेटर्स जो हो गए, बड़े बड़े स्टेट पावर्स हो गई, दुनिया की कोई भी पावर हो गई, वो सिर्फ एक चीज पर, उसकी पूरी की पूरी पावर एक चीज पर कंसंट्रेट होती है, वो होती है एक्सेप्टेंस, कि आपकी वहां एक्सेप्टेंस कितनी है। और जब तक वो एक्सेप्टेंस है तब तक ठीक है, जिस दिन वो एक्सेप्टेंस नहीं है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। डिक्टेटर भी जो होता है, उस डिक्टेटर के पास अगर एक बेसिक एक्सेप्टेंस नहीं है तब तक वो डिक्टेटर भी रूल नहीं कर सकता। असद से लेकर सद्दाम हुसैन तक हमने देखा कि जिस तरीके से, इवन होस्नी मुबारक से लेकर गद्दाफी से देखा कि सबको जिस तरीके से कॉमन मासेस, और ये ब्रूटल डिक्टेटर्स थे, और जिस तरीके से कॉमन मासेस ने इन्हें ताश के पत्तों की तरह उखाड़ के फेंक दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। प्रॉब्लम ये है,
आपके यहाँ जो भी रजीम है जिसके पास पावर का कंसंट्रेशन है, दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है। और उसके पीछे का फंडामेंटल रीजन ये है कि अल्टीमेटली दे आर नॉट ट्रेन्ड टू थिंक लाइक दैट। वो कभी वैसा सोचने के लिए ट्रेंड ही नहीं है। अब मुझे बताइए, सीधी सी बात है, एक इंसान है जो 19 साल की उम्र से 19-20 साल की उम्र से 17-18 साल की, हमारे यहाँ एनडीए में 17-18 साल का बच्चा चला जाता है। अब 15 साल का बच्चा है, 16 साल का लड़का है, बच्चे ही तो होते हैं। अब 15-16 साल का लड़का डिफेंस एकेडमी के अंदर चला गया है, उसकी जो डेवलपमेंट हुआ है वो डिफेंस के फॉर्म में हुआ है, हाउ टू फेस द चैलेंजेस। उसमें उन्हें किसी भी तरीके से कोई भी डिफेंसिव मेथड सिखाया ही नहीं जाता, आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन तो उन्हें बताया ही नहीं जाता, उन्हें तो वॉर विनिंग स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं। अब मुझे बताइए, वो बच्चा जब 50 साल का होगा और उसने पूरा जिंदगी अपनी फील्ड्स में बिताई है, तो वो 50 साल होने के बाद अब अल्टीमेटली वो कोई भी प्रॉब्लम देखेगा तो वो प्रॉब्लम ना देख के उसे चैलेंज देखेगा, और उसे आपने बचपन से जो स्ट्रेटेजीज सिखाई हैं असलियत में वो उस चैलेंज को उसी फॉर्म में सॉल्व करेगा। और वो जब उसी फॉर्म में सॉल्व करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वही प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि एक्शन, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भी करेगा वो एक्शन है, और वो एक्शन का जब रिएक्शन आ रहा है ना, तो जो मैरन बलोच है, इससे वो एक जो समथिंग, मैं वो टीटीपी के उस लीडर का वो बलोच पठान, वो पश्तून लीडर का नाम भूल गया, पश्तीन। इसी तरीके से अगर आप कश्मीर में उठाएं तो वहां पर ये प्रॉब्लम्स मिलेंगी। इवन अगर आप देखोगे हर जगह पर आपको यही वाली प्रॉब्लम्स मिलेगी, क्योंकि जो फंडामेंटल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम है वो है ही नहीं। वो है। अब मेरा सवाल यहाँ से जो मेरे बिल्कुल मुझे आपको दे देना चाहिए जो क्वेश्चन, क्या वजह है कि जो लोग कश्मीर हो, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, वहां भी यही मसला था, केपी में भी यही मसला था, पहले जो फाटा के इलाके थे वहां भी यही मसला था, और बलूचिस्तान में भी यही मसला है। इन तीनों जगहों पर एक ही रियासत का एक ही कंपोनेंट है जो यहाँ मामलात को देख रहा है। ऐसी क्या वजह है कि वो रियासत का वो जो कंपोनेंट है, जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं यहाँ की जबान में, वो जब बारहा एक गवर्नेंस में फेल हो रही है, फेल्योर है, बहुत बड़ा फेल्योर है, हम माने ना माने से फेल्योर, तो क्यों नहीं सियासतदानों के हवाले वो ये तमाम मामलात कर देती? मैं चाहती हूँ कि वहां से मुझे, आप बिल्कुल बहुत, क्योंकि मैं यहाँ बैठे बैठे जिस तरीके से डिस्कस करता हूँ या बहुत बारीक तौर पर, मैं कम से कम 3-4 कंट्रीज पर तो नजर रखता ही हूँ, बल्कि मैं पूरी दुनिया पर नजर रखता हूँ जी। और पूरी दुनिया पर नजर रखता हूँ तो मेरे को यहाँ मतलब जियोपॉलिटिक्स को पढ़ रहे होते तो सारी दुनिया पे नजर रहती है कि कहाँ क्या चल रहा है। अब इसे आप इस तरीके से देखिए कि अल्टीमेटली मैं अपना सिस्टम बता सकता हूँ। हमारे यहाँ जितने लीडर्स हैं, अगर इन लीडर्स को उठाकर देखेंगे तो मुझे जहां तक याद है, हमारे एक आर्मी चीफ होते थे आरपी सिंह, आर्मी चीफ रिटायर हुए थे, वो एक जूनियर मिनिस्टर बने थे। अच्छा, वो जूनियर मिनिस्टर बने थे क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में वो जीत गए, तो उनको जूनियर राज्य स्टेट मिनिस्टर की एक पोस्ट दे दी जो डिफेंस मिनिस्टर के जूनियर होते हैं। आज के दिन वो मणिपुर के गवर्नर है। आप हमारी पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को देखेंगे तो आर्मी वहां पर कहीं पर भी नहीं है। एक आधा कोई आ गया तो वो भी पहले तो अपनी आर्मी की ड्रेस को उतारेगा, नेता वाले कपड़े पहनेगा, सिविलियन वाली ड्रेस पहनेगा, और उसके बाद लोगों के सामने हाथ जोड़ के वोट मांगेगा, वोट मिलेंगे, जीतेगा, तब जाके उसको कुछ मैं उस चीज पर आ रहा हूं। हमारे यहाँ जो असली में हमारे यहाँ जो पावर है वो पावर कॉमन मासेस के पास है, और वो पावर कॉमन मासेस के पास इस तरीके से है कि हमारे में से ग्राउंड पे हमारे जो कॉमन जो कॉलेज के अंदर 18-20 साल का लड़का, वो कुछ नहीं, मतलब वो बिल्कुल गरीब घर से जो है वो 18-20 साल का लड़का निकलता है, और उसके बाद वो चढ़ते 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 पोजीशंस पर कहां पहुंचता है, सीएम पीएम तक। मैं एग्जांपल गिनवा देता हूं, और एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अच्छा, आप हमारे एक जवाहरलाल नेहरू और ये गांधी फैमिली को छोड़ दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो एक स्टूडेंट लीडर ही तो थे।
लिटरली एक स्टूडेंट लीडर थे। और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव स्टूडेंट लीडर थे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में तो अंग्रेजों की जेल में बंद थे। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो चाहे एच.डी. देवगौड़ा किसान मतलब फार्मर फैमिली से आते हैं। एक वो थे, क्या नाम है, चंद्रशेखर, वो बिल्कुल फार्मर फैमिली से आते थे। आई.के. गुजराल एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। ये मनमोहन सिंह लिटरली बहुत गरीब फैमिली से, बहुत गरीब फैमिली से। इसके बाद आप मोदी को देख लो, चाय वाला, वो योगी आपके यहाँ का मशहूर है। आप मानेंगे योगी की बहन आज भी चाय बेचती है। अच्छा। हाँ, योगी की बहन आज भी चाय बेचती है और दिन का उसका एवरेज अर्निंग है ना $1 है। ओह अच्छा, नो वंडर। $1 कमा पाती है, क्योंकि चाय की दुकान भी बहुत छोटी सी है, चलती भी नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए योगी कितने गरीब फैमिली से आया हुआ है। कोई एक मिनिस्टर उठाइए, नीतीश कुमार उठाइए, राजस्थान के सीएम भजन लाल जी उठाइए, किसान मतलब खेती कर रहे होते थे, गांव के सरपंच थे। अब गांव का सरपंच सीएम बन गया, थोड़े दिन बाद ये पीएम नहीं तो किसी मंत्री की पोस्ट पे बैठे हुए मिलेंगे। अब ये लोग जो हैं, ये अब पब्लिक, इनके साथ पब्लिक होती है। हाँ, ये लड़ाई होती है, हम इसको नहीं, इसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ अच्छा, आर्मी का हमारे यहाँ कोई पावर प्ले में मतलब ही नहीं बैठता आर्मी से कभी कोई। अगर आपने हमारी आर्मी की डॉक्ट्रिन सुननी हो तो हमारे जनरल जगजीत सिंह होते थे, जगजीत सिंह या ऐसे नाम था उनका, सरदार जी होते थे। उन्होंने एक लेक्चर दिया था अप्रोक्सीमेट 1 hour 5 minutes का। ओके, आर्मी डॉक्ट्रिन को आप उनसे उस एक लेक्चर से सुनिएगा। तो लिटरली डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो आर्मी डॉक्ट्रिन होती है वो थी। और उन्होंने खड़े होकर उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, और वो था जब एक मतलब इंडिया में टर्मोइल चल रहा था, वो बहुत सारा अन्ना हजारे मूवमेंट हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, सब चीजें हो रही थी। उनसे क्वेश्चन पूछा कि अगर कल को इंडिया में किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आता है तो आर्मी चार्ज लेगी क्या? कहता नहीं लेंगे। ये लोग पार्लियामेंट में डिसाइड, ये जो भी इंडिया की पॉलिटिकल पावर है वो पार्लियामेंट में डिसाइड होगी, हम डिसाइड नहीं करेंगे। हमारा काम है कंट्री कंट्री की प्रोटेक्शन करना, बॉर्डर सिक्योर करना, उसके बाद चुपचाप बैठ जाना। तो वजह क्या है हमारे यहाँ क्यों वो परसिस्ट इन इलाकों से? हमारे जो एथिक्स है, ये जो एथिक्स हमारी आर्मी के अंदर हैं, ये जो एथिक्स हमारी फोर्सेस के अंदर है, पुलिस वाला भी ऐसे ही है। रिटायरमेंट के बाद चाय पी रहा होगा, अखबार पढ़ रहा होगा, उसे मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। जज साहब है, वो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद उन्हें मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। किताब लिख रहे होंगे, गाने गा रहे होंगे कि यार, उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट बुलाती है कि सर इस पर रिपोर्ट बना के दे दो, वो रिपोर्ट बना के दे देंगे। मेरे पास कितने आर्मी ऑफिसर्स, मेरे से बातचीत होती है, उन आर्मी ऑफिसर्स को गवर्नमेंट बुलाती है कि सर आप इस पे कुछ बताइए। अब जैसे चाइना का बॉर्डर था, चाइना बॉर्डर के ऊपर जब ये सारा प्रॉब्लम चल रहा था, तो मेजर जनरल सुधाकर जी हैं, गवर्नमेंट ने उन्हें ऑफिशियली अपॉइंट किया, बुलाया रिटायरमेंट के बाद। कहते यार मैं तो अमेरिका जा रहा था, मेरा बेटा रहता है वहां पर, उन्होंने मुझे टिकट भेज दी। अब सोचिए, आर्मी ऑफिसर को उनके बेटे ने टिकट भेजी है, उनके पास पैसे नहीं थे, मतलब इतना नहीं थे, तो आर्मी ऑफिसर को उनके बेटे ने टिकट भेज दी कि यार मैं तो अपने बेटे से मिलने जा रहा था, मुझे फोन आ गया कि मैं एक्चुअली एक बार आपको एक छोटी सी रिपोर्ट के बारे में आपको समझा के जाना है, प्लीज समझा दीजिए। रिटर्न टिकट, अमेरिका की टिकट हम बाद में बुक करवा देंगे आपकी, जो आप कहोगे। मतलब उनको वापस बुलाया, उन्होंने वो काम कर दिया, उसके बाद चले गए। आप इनकी लाइफ स्टाइल देखोगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल सिंपल है। अब ये चीज हमें आपके यहाँ नजर नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पावर है ना, ये लोग, अच्छा अभी पता है क्या होता है, आपको ये लड़ते हुए मिलते हैं, वो बोर्ड के क्या नाम है, वो पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे को गालियां तो खैर नहीं बकते, सुना रहे होते हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। कभी आप हमारे यहाँ की जेपीसी या कोई भी कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी वगैरह की मीटिंग, उनको बैठ के देखिएगा, सब अपने फोन बाहर रख देते हैं, सब अपने कैमरे बाहर, वो क्या नाम है, माइक, वो जो भी कैमरे वैमरे कुछ नहीं होता अंदर, बंद कमरे में वहां जो डिस्कशन होता है वो जेन्युइन वाला, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस वाला, उसमें सारे एक्सपर्ट्स बुला के बंद कमरे में, हाँ जी अब बताओ ये कानून कैसे बनाना है, कि जी कानून ऐसे बनाओ। अच्छा, वहां किसी को पॉलिटिक्स की नहीं पड़ी होती, सब रूल बनाते हैं, कानून बनाते हैं। उसके बाद
बाहर आके अब डिसाइड ये होता है, अच्छा आपको तो इस कानून में ये प्रॉब्लम होगी, अच्छा आप ये प्रोटेस्ट कर लेना, आप ये प्रोटेस्ट कर लेना, आप ये प्रोटेस्ट कर लेना। सारे मिलके कहेंगे कि हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, हम यहाँ करेंगे, बाहर आके खूब लड़ेंगे। लोगों को लगता है ये सारे लड़ रहे हैं। अबे कानून 99% जो है वो बन चुका है, बस पार्लियामेंट में स्टैंप लगनी है, और वो स्टैंप पार्लियामेंट में लग जाती है और वो लॉ पास हो जाता है। अच्छा मजे की बात, सड़क पे ऐसा लगता है कि हम इसका अपोज कर रहे हैं, कोई नहीं अपोज कर रहा होता, क्योंकि पता है कि सही ये है। आपके यहाँ ये चीज मिसिंग है। आपके यहाँ एक ऐसा कोई इलेक्शन कमीशन ही नहीं है जो कि इस चीज जिसपे ट्रस्ट किया जा सके। आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं है जिसको ट्रस्ट, मतलब एक मैं मोहन साहब एक और चीज मुझे बताएं, अगर पॉलिटिशियन तो चले है ही नहीं, हाँ तो एक चीज मुझे बोलने दीजिए। आप ही के यहाँ का एक लड़का था, किसी यूनिवर्सिटी में खड़ा हुआ था, अच्छा खासा लंबा चौड़ा हैंडसम लड़का, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी थी, मतलब फर्स्ट क्लास पर्सनैलिटी। उस लड़के से कोई रिपोर्टर पूछ रही थी कि सर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में क्या चीज इंप्रूव हुई है? तो वो लड़का एक बात कहता है देखो यार, आप जो मर्जी देखो, प्रॉब्लम ये है यहाँ पर आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने बर्बाद हो चुके हैं कि अब इनको संभाल पाना या सुधार पाना बहुत मुश्किल है। और कोई प्रॉब्लम ये है कि किसी को पता ही नहीं है कि उनकी जो बुरी हालत है वो इन इंस्टीट्यूशंस के ना होने की वजह से है, और इसलिए पूरा पाकिस्तान परेशान हो रहा है। वो मैं उस लड़के को सुन के बड़ा इंप्रेस हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम ये है शायद उसे पाकिस्तान में सुनने वाला कोई नहीं है, इंडिया वाले ने समझ लिया। लेकिन बिल्कुल मैंने आपसे देखे यही, मैं अब देखिए हमारी एक वजीर आला है पंजाब की, मरियम नवाज, अब वो देखिए अरबों रुपए के घर से निकलती है रोज सुबह और करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठती है, और वो एक वक्त में जो उन्होंने पहनावा पहना होता है, ज्वेलरी पहनी होती है, मेकअप किया होता है, वो इतना एक्सपेंसिव होता है, और फिर वो कहती है कि जी मैं गरीबों के लिए काम करने निकलूंगी, तो उनके साथ कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा। अभी कल परसों मैं बाहर गई हुई, किसी ऐसे आम से शॉपकीपर से मैंने पूछा कि आपका उसके बारे में क्या ख्याल है, वो कहते हैं, उन्होंने उससे साफ कहा, उसने कहा बाजी वो साढ़े चौनी ही गए। अब आम वो पंजाबी है, उन्होंने कहा साढ़े चौनी ये पता नहीं, वो सांते पता लगता ही नहीं, पता नहीं कौन है। अच्छा हरिमोहन साहब, मैं आई विल कम बैक टू माय क्वेश्चन कि फिर ऐसी क्या मजबूरी है? ठीक है, एक तो हमें हमारे यहाँ एक, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी, आपकी बात पे ऐड ऑन करूंगी कि पाकिस्तान की जो हमारी जो फौज है, जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, वो हम भी जब उनसे पहले पूछा करते थे कि भाई आप बार बार कू करते हैं, आप लोग बार बार हुक्मरानी का पॉलिटिक्स में आप लोग इंटरवीन करते हैं, तो वो जवाब देते थे कि जी हमें जो है ना ये सियासतदानों पे ट्रस्ट नहीं है। और बल्कि वो इतनी ज्यादा एक फोर्सफुली बात कहा करते थे, कहते थे कि अगर इनको मौका मिले तो ये जो पख्तून के लिए तो खास तौर पर कहा करते थे कि जी ये लोग तो मुल्क को बेच के खा जाएं, ये तो इंडिया को बेच दें, ये अमेरिका को बेच दें, ये उसको बेच दें, ये उसको बेच दें। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत आई और उसके बाद जो इमरान खान की हुकूमत का डेबिकल हुआ, उससे पहले तक हमारा एक रोमांस था अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। हम समझते थे कि वाकई इनको कोई नेक, शरीफ, साफ सुथरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं मिली, तो ये हमारा मुल्क बचा कर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर एक मसीहा ये खुद लेकर आए और हमें पता भी था वो वाकई सब कुछ उसमें होगा, लेकिन वो फाइनेंशियली उसके कोई बैगेज नहीं था, ये सब जानते हैं। उसकी जो टीम भी थी उसका भी कोई बैगेज नहीं था, वो सारे आम लोग थे, हम सब उनको जानते हैं। लेकिन फिर उनके साथ जो किया, पहले उनको करप्ट किया, ये भी मैं आपको बताऊं, पहले उनको करप्ट किया, इतना करप्ट किया, 1-2 साल में कर दिया था। उनके आम से लोग थे जिनकी कोई दवाइयों की दुकान थी, किसी की टायरों की दुकान थी, किसी की ड्राई फ्रूट का कुछ था, उन सबको इतना इन्होंने बारूद भरा पैसे का, स्टेटस का, और पता नहीं क्या कुछ, उन सबके दिमाग खराब हो गए। जो बलूचिस्तान से आए थे उनको डिप्टी स्पीकर लगा दिया, ये बहुत बड़ा कार्रवाई होती है बलूचिस्तान में कि बड़ी बड़े ओहदे उनको दे दिए जाते हैं। तो जब वो सब कुछ हो गया, फिर गलतियां करवाई और उसके बाद उसको चलता किया, जब देखा कि भाई अब ये तो हमारे उस तरह का काम नहीं आ रहा, जब पता नहीं जो भी तो जब ये पर्दा चाक हुआ, खत्म हो गया, तो अब सवाल ये उठता है कि फिर क्या हो, ये लोग जो है, ये जो हमसे इतना अरसा, तो रोमांस खत्म हो गया ना। मैं तो कहती हूँ, आप हरिमोहन साहब, मेरे घर की गली में अगर 10 घर है ना, तो मैं आपको बताऊं 9.5 घर जो है ना, वो इस वक्त बिल्कुल आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है ना उसकी मुखालफत में खड़े हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है जो उनको समझ नहीं आ रहा। आप झूठे जितने मर्जी आप सर्वे करवा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इस वक्त शायद वो भी सब लोग बलूचिस्तान के साथ ही खड़े होंगे, उनको लग रहा होगा कि वहां ज्यादती हो रही है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हर बंदे को पाकिस्तान में ये बात समझ आ गई है और झूठ का पर्दा भी चाक हो गया है, तो फिर ऐसा वहां क्या है, बलूचिस्तान में ऐसा क्या है, केपी में ऐसा क्या है, अफगानिस्तान में ऐसा क्या है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को, आपको मैं बताऊं, आने से पहले जब बेनजीर ने एनआरओ किया था तो सबसे पहली शर्त उनसे लिखवाई गई थी कि इनको कहे कि अफगानिस्तान में ये बोलेंगे नहीं। आखिर वहां क्या है, आप थोड़ा सा बताएं। आप लोगों पर इल्जाम आता है कि जी ये इंडिया करा रहा है, ये बलूचिस्तान में सब इंडिया करा रहा है, ये सारा केपी में सब इंडिया करा रहा है, टीटीपी को हथियार इंडिया ने दिए हुए हैं, सब कुछ इंडिया करवा रहा है। मैंने भी बहुत दफा लिखा है कि आपके इंडिया करवा रहे हैं। तो जरा बताएं तो सही, आप लोग क्यों करवा रहे हैं हमारे मुल्क में ये, और ये फिर हमारे वो जा क्यों नहीं रहे? आखिर ऐसा क्या है अफगानिस्तान में इन सारी जगहों पर? दुर्दाना जी, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। उसमें किसी को कुछ लेसन्स देने के लिए कुछ कहावतें कही जाती हैं। उसमें एक कहावत है कि भाई वो मेरी बहू भगा ले गया, मेरी वाइफ को भगा ले गया। ओके। सामने वाला कहता है बेवकूफ, वो नहीं भगा के ले गया, तेरी वाइफ तुझे छोड़ के गई है, तू इस लायक नहीं कि वो तेरे साथ रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया कमी आप में है, प्रॉब्लम आप में है, ढूंढ आप उसका सॉल्यूशन कहीं और रहे हैं, और प्रॉब्लम ये है कि आप सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ रहे। उस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम है उसको अपने पल्ला झाड़ कर कह रहे हैं कि भैया ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से है। अब अभी तक ये चमनप्राश या कहो या ये चूरन चल रहा था जी, जी इंडिया ने करा दिया, इंडिया ने करा दिया। अब ये आई है, और ये जो चूरन चटाने वाली थी एस्टेब्लिशमेंट थी। अब प्रॉब्लम ये है, इमरान खान ने आकर उस एस्टेब्लिशमेंट का नकाब जो था वो नोच डाला। और नकाब नोच डाला, बल्कि ऊपर से नीचे तक सारे कपड़े उतार के खड़ा कर दिया, और लोगों को दिखा ओ तेरी नहीं इनमें है, इन्होंने बेवकूफ बनाया कश्मीर इंडिया। अच्छा, प्रॉब्लम दो तरफ से आ रही है आपके साथ। एक जिस इंडिया को देख के या जिस कश्मीर को देख के परेशान होते थे कि भाई कश्मीर में बड़े समस्या है, प्रॉब्लम है, ये लोग पता नहीं इंडिया वाले कितना मार रहे हैं। आज उसी कश्मीर का वही जिसे पाकिस्तान अपना, जिसे कहते हैं ना, सॉरी टू से बट दामाद मानता था, मीरवाइज उमर फारूक, वो दिल्ली आया हुआ था और दिल्ली में जेपीसी की मीटिंग में बैठकर ये कह रहा था कि वी बिलीव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो आप ये लॉ बना रहे हैं, ये एक्ट बना रहे हैं, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम है, हमारी ये ऑब्जेक्शंस हैं, प्लीज इन्हें कंसिडर कीजिए। यानी उमर फारूक जो इंडिया को तोड़ने की बात कर रहा था, एक हमने वो 370 हटाया, वही मीरवाइज उमर फारूक इंडियन फ्लैग को सल्यूट कर रहा होता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सर पे रख के कहता है प्लीज इसके अकॉर्डिंग हमें हमारे राइट्स दे दो। बिल्कुल वही जो सुबह सुबह उठ के इंडिया को कह रहा होता था कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वो मोदी जी को स्टेज पे खड़े होकर 50,000 लोगों के सामने खड़े होकर कह रहा है मोदी जी थैंक यू वेरी मच, और 50,000 लोग तालियां बजा रहे हैं कि जी मोदी जी थैंक यू वेरी मच। वही महबूबा मुफ्ती जो सुबह सुबह जो जिसके लिए कहा गया कि 370 हटा देंगे तो इंडिया का जो इंडियन ट्राई कलर है उसको कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा, उसे उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। उसकी बेटी आज के दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद करके इंडियन गवर्नमेंट को कह रही है कि प्लीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला पार्ट यहां लगा दो, क्योंकि भाई पैसा मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। एक बात बताइए, हमने कश्मीर के अंदर, हमने नहीं, उनको उनका हिस्सा मिला, हमारा हमको देने वाले, उनको उनका हिस्सा मिला। वहां पर एक पंचायत जिसके पास मुश्किल से 50 घर है, उन 50 घरों ने या 100 घरों ने एक मुखिया या सरपंच या प्रेसिडेंट चुन लिया। अब वो 50-100 घरों का एक प्रेसिडेंट है, उसको वो सीएम हाउस से फोन जाता है, पीएमओ से डायरेक्ट फोन जा रहा है, हाँ जी आपके गांव में कितने रुपए का बजट चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट चाहिए, वो प्रोजेक्ट बना के भेजो। वो बंदा बीडीओ के पास जाता है, प्रोजेक्ट बनवा के भेज देता है। आप सोचकर देखिए 50 घरों के ऊपर अगर 75 लाख रुपए खर्च हो जाए
50 सड़क मिल गई, उसको पानी मिल गई, उसको खाना जो चीज चाहिए बेटा खुश है। अब वो बंदा इंडिया को गाली बकेगा या यूं कहेगा यार ये हम बंदूकें क्यों उठा रहे थे, पत्थर क्यों उठा रहे थे, पत्थरबाजी बंद हो गई। प्रॉब्लम ये है आप हमारे यहाँ गले लगाने की एक नेचर है। तो आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी होगी, जादू की झप्पी टाइप में, ठीक है। हमारे यहाँ ये नेचर है, अगर हमारे प्रॉब्लम्स आएंगी तो लड़के उसका, हमारे बंदूकें जल्दी से नहीं चलती। आज भी मेरे घर के अंदर भी आपको बंदूक नहीं मिलेगी, किसी हिंदू के घर में बंदूक जल्दी से नहीं मिलेगी, जब तक कि वो कुछ अलग ही क्षत्रिय लेवल का बंदा नहीं होगा। आपको बंदूकें मिलेंगी नहीं, गन्स मिलेंगी नहीं, क्योंकि गन कल्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मैटर रिजॉल्व होते हैं बातचीत से। हमारे यहाँ मुस्लिम्स के पास ज्यादा असला बारूद है, आप मानेंगे, हिंदूज के पास नहीं है, और रखते भी नहीं है, नेचर नहीं है। वी बिलीव इन आर्ग्यूमेंट। कभी आपको इंडियन कल्चर और इंडियन आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ना तो अमर्त्य सेन जो नोबेल प्राइज विनर हैं, उनकी एक बुक है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। आपको सिस्टम समझना है, आप दोनों को कंपेयर करके कीजिएगा, उस बुक को पढ़िएगा, इंडियन सिनेरियो को समझेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उसको देखेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम्स की सारी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आपको उस आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन बुक में मिल जाएंगे कि सोशल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है आप एक सेकंड हरिवंश साहब, एक सेकंड, मुझे समझ आ रही है, पता नहीं आप शायद मुझे जो समझ आ रही है कि अगर आप उसको कह रहे हैं थोड़ा मुस्लिम स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं, लेकिन हरिवंश साहब देखिए पाकिस्तानी होना एक बात है, मुसलमान होना अलग बात है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक और चीज निकलती। देखिए यही मुसलमान इंडोनेशिया में है, यही मुसलमान मलेशिया में है, यही मुसलमान यूएई में है, यही मुसलमान सऊदी अरेबिया में है, मोरक्को में है, बहरीन में है। देखिए वहां कुछ एलिमेंट निकले जिन्होंने दहशतगर्दी की, वो एक हर दफा कोई ना कोई फंडामेंटलिस्ट निकल आते हैं, हो गया। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप एज ऑफ नाउ हम बात करें, उन लोगों ने चीजों को सुधारा, जो बैड एलिमेंट्स थे उन्होंने उनको निकाला, सफाया किया, अच्छी रियासतें बनाकर बैठे हुए हैं। टूटे फूटे मुसलमान मुल्क भी जो है उन्होंने भी क्रश करके, जैसे इजिप्ट वगैरह है, तो वो भी तो मुसलमान है ना, वहां भी उन्होंने, उनके यहाँ एक लहर उठी और उन्होंने उसको क्रश किया, खत्म किया। लेकिन ये जो यहाँ मुझे लगता है कुछ और डीएनए का मसला है, यहाँ मुसलमान होने से ज्यादा कुछ पता नहीं कौन सा मसला है जो मैं बताता हूँ, खूब सोचते हैं, यही खाली बैठे बैठे यही काम है। मैं तो काम धाम भी छोड़ दिया, मैं यही बैठा हुआ हूँ। भाई दुर्दाना जी एक बात बताइए, जब काम ही ये करना है तो सोचना भी यही है। देखिए आप अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, नॉट दिस प्रॉब्लम इज नॉट विद अफगानिस्तानी मुस्लिम्स, नो, वो एक अलग लेवल है। ये प्रॉब्लम ईरानियंस के साथ भी नहीं है, मैं यही तो कह रही हूँ। वो प्रॉब्लम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के जो मुस्लिम्स हैं इनके साथ है। राइट। उसकी प्रॉब्लम समझिए, कैटेगरी है। शहीद की वजह से तो नहीं, जो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कैटेगरी है। पाकिस्तान यानी आप हिंदू कुश से शुरू हो जाइए, हिंदू कुश भी नहीं, आप इंडस रिवर से शुरू हो जाइए। इंडस के वेस्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। अगर वो पश्तून है तो मतलब पश्तून है। असलियत में इंडस रिवर से शुरू होकर और अराकानो योमा हिल्स तक जितना भी मुसलमान मिलेगा, इनके साथ ये प्रॉब्लम है। रोहिंग्या जहां तक आते हैं ना, अराकान आर्मी, अराकानो योमा, अपने आप को कुछ समझना नहीं। देखिए इस चीज को कभी आराम से बैठ के देखिएगा। यहाँ दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला, एक कि इस पूरी बेल्ट में पूरा मुसलमान दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक अशराफ और एक हमारे यहाँ से कहते हैं पसमानदा। राइट। अशराफ दो पार्ट्स का है। अशराफ दो तरीके के हैं, एक वो जो इन्वेडर्स की फॉर्म में आए जी, दूसरे वो जो हिंदू अपर कास्ट था वो मुस्लिम कन्वर्ट हुआ, तो आपस में जुड़े, ये रूलिंग क्लास बना। और आज भी आप पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाइए, मेनली सिंधु इंडस रिवर से, और वहां तक अराकान तक पहुंच जाइए, आपको सिर्फ एक क्लास मिलेगी, बड़ी क्लास, पावरफुल क्लास, वो है अशराफ। वो आपके यहाँ वडेरे के सारे रिसोर्सेज इनके पास हैं। इंडिया में भी यही लोग हैं। इंडिया में भी जितना अमीर मुसलमान मिलेगा, उसकी लीनियज देख लीजिएगा, वो कहेगा यार हमारे जो
पुरखे थे वो तुर्क थे, ईरानी थे। आरफा खानम शेरवानी, ईरान के शेरवान शहर से ये लोग आए थे, शेरवानी, ठीक है। या फिर ये हिंदुओं के ब्राह्मण और बनिए और राजपूत होते थे, जैसे जिन्ना जो था वो बनिया था, वैसे वो राजपूत रहते, लेकिन जब बनिया था। आपके अल्लामा इकबाल जो थे कश्मीरी पंडित थे, उनके तेज जो थे वो इंडियंस बड़े स्कॉलर हुआ करते थे। अब आप मुझे बताइए, एक क्लास बन गई और दो कैटेगरीज जो कि पसमानदा यानी जो लोअर क्लास मुस्लिम्स है, वो कौन से थे? उनमें एक मुस्लिम वो निकला जो कि लोअर क्लास लेडीज के रेप वगैरह होने से जो एक ब्रीड पैदा हुई वो निकले, और दूसरे वो लोग निकले जो लोअर क्लास हिंदूज को फोर्सफुली या कैसे भी कन्वर्ट कर दिया गया। जो अपर क्लास मुस्लिम था उसने कभी लोअर क्लास मुस्लिम को गले ही नहीं लगाया। पूरे के पूरे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आप उठाकर देख लीजिए, कॉमन ये प्रॉब्लम है। हमारे यहां ये अशराफ जो मुस्लिम है ये पसमानदा मुस्लिम को हमेशा भड़काए रखता है। आपके यहाँ मुस्लिम ने पावर से लेकर, आर्मी से लेकर, जॉब से लेकर, रिसोर्सेज से लेकर, इंडस्ट्रीज से लेकर हर चीज पर कब्जा कर लिया। आम पाकिस्तानी को पता ही नहीं है क्या करें। हमारे यहां पर भी कब्जा कर रखा था, तो आम मुसलमान को पता ही नहीं है क्या करें। बांग्लादेश में भी एग्जैक्टली यही हुआ। यही लोग तो लड़ रहे हैं, कोई जमात इस्लामी बना के बैठा हुआ है, कोई बंगाली अवामी लीग और ये बना के, सारे अपर कास्ट हैं, अपर क्लास है। अब इसके साथ दोहराई इन्होंने, इन अपर कास्ट ने क्या किया, आम मुसलमान के साथ जो सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना नाइंसाफी करी, वो ये थी कि वो कभी भी पढ़ने लिखने नहीं दिया। अच्छा। आपके यहाँ पर आकर आपकी एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया। आप देख लीजिएगा, आपका जो अपर कास्ट है उसके पास अपर क्लास जो है उसका एजुकेशन सिस्टम लेवल अलग है, वो मदरसे में जल्दी से नहीं जा रहा, और लोअर क्लास को मदरसे से बाहर निकलने नहीं दे रहे, क्योंकि और मदरसे में भी रटवा रहे हैं, क्रैमिंग है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमारे यहाँ पर भी मुसलमान यही कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी मुसलमान को मदरसे से बाहर निकलने नहीं दे रहे। बांग्लादेश में भी एग्जैक्टली यही है। और अब ये अपर क्लास क्या करता है, अब इनको भड़काता है, जिहाद करवाता है, और सबको, इन सबका एक कॉमन एनिमी कौन बना रखा है? इस अशराफ ने बड़ी जबरदस्त गेम खेलकर कॉमन एनिमी बना रखा है हिंदू को, हनूर, और हिंदू को खा जाए, हिंदू खा जाएगा। पहले अपने यहाँ वाले मारे, पाकिस्तान के तो, उसके बाद पूरा का पूरा पाकिस्तान का 70 इयर्स का हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। सबसे पहले क्या, यार हिंदू खा जाएगा, हिंदू खा जाएगा। और बिल्कुल देखिए यहाँ भी दुश्मन हिंदू मारे जा रहे हैं। तो सबका कॉमन एनिमी कौन? हिंदू। क्यों? क्योंकि इसका एक कल्चर है। और हमेशा याद रख लीजिएगा, रूलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दुश्मन बनाना होता है। तो आप जितना मोदी को क्रिटिसाइज करें उतने ही गुनहगार यहां पर ओवैसी भी है। जितना गुनहगार मोदी है उतना ही गुनहगार ओवैसी है, ये रियलिटी है। और यहां पाकिस्तान में भी एग्जैक्टली यही हुआ है आपकी कंट्री के अंदर, कि अल्टीमेटली हिंदुस्तान का डर दिखाकर कुछ क्लास ने कब्जा कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आई एग्री। बांग्लादेश में भी वही हिंदू डर दिखाया गया। अब आप देखो ना, बांग्लादेश हमारे बॉर्डर के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान, असलियत में दो जो पुराने वाले वडेरे थे ना, वो इकट्ठे हो गए और इंडिया को घेरना है तो चल भाई तू वहां पर वो बंकर बना ले और सब चीजें। उसको इंडिया से दुश्मनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा इंडिया से दुश्मनी होगी उतना ज्यादा वहां का बंदा बंगाली की जगह मुसलमान होगा, और जितना ज्यादा वो मुसलमान होगा उतना ज्यादा वहां के वडेरों के पास, वहां की जो एलीट क्लास है उसके पास पावर कंसंट्रेटेड होगी और एक नया पाकिस्तान बन जाएगा। अरब के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अरबी तो अरबी है। इंडोनेशिया में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अपर और लोअर सारे के सारे कन्वर्ट हुए। मलेशिया में नहीं है। आप दुनिया की किसी कंट्री में चले जाइए, देखिए एक सेकंड, एक लाइन और रह गई। जब ये सारे मुसलमान यूरोप में जा रहे हैं तो ये एग्जैक्टली वही बिहेव कर रहे हैं जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसलमान करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी इन लोगों ने जियोपॉलिटिक्स के मामले में वो बंदा भेजा जो पढ़ा लिखा नहीं था।
अब वो जाके वहां पर वही जिहाद कर रहा है जो हिंदुस्तान का अनपढ़, पाकिस्तान का अनपढ़ और बांग्लादेश का अनपढ़ मुसलमान कर रहा है जिहाद। वो एग्जैक्टली वही हमारे यहाँ लव जिहाद है, इंग्लैंड के अंदर ग्रूमिंग गैंग है। अब आप उसे हाँ कहें ना कहें, माने ना माने, देखिए कुछ तो है, और वीडियोज आ रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो है। हमारे यहां भी आती है, अब माने ना माने वो एक अलग मैटर, लेकिन है। अब यही बिहेव वहां यूरोप में क्यों है, ये बिहेवियर अरब में क्यों नहीं है? क्योंकि अरब को जानते हैं। मेरे को यूएई का जो फॉरेन मिनिस्टर था, उसकी एक बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा था, लेट मी एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश। उसने बड़ी फेमस स्टेटमेंट है कि, और 2017 की स्टेटमेंट है, वो कहता है, आफ्टर सम इयर्स यू विल सी दैट मच मोर रेडिकलाइज्ड मुस्लिम्स वुड और टेररिस्ट वुड इमर्ज फ्रॉम यूरोप। क्योंकि वो पॉलिटिकल करेक्ट होना चाहते हैं और वो ये समझ रहे हैं कि उन्हें इस्लाम हमसे ज्यादा पता है। और मोहम्मद बिन सलमान कहता है कि रेडिकलिज्म को खत्म करने के लिए मैं 30 साल का इंतजार नहीं करूंगा, जो रेडिकलिज्म की बात करेगा उसे ही खत्म कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको कंफ्यूजन नहीं है। यूरोप को कंफ्यूजन है, करें या ना करें। इंडिया में कंफ्यूजन है, पाकिस्तान में कंफ्यूजन है, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में नहीं है। अच्छा एक बात है, पाकिस्तान या उज्बेकिस्तान कौन सा ऐसा कंट्री है उसने बुर्का बैन कर दिया? वो कहता है यार इसकी वजह से हमारा कल्चर खत्म हो रहा है, तो हम बुर्का बैन करेंगे। हम है मुसलमान, लेकिन कल्चर हमारा पुराना वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें कंफ्यूजन नहीं है। अफगानियों को कंफ्यूजन नहीं है कि हम ऐसे हैं, ऐसे रहेंगे, हम इसे फॉलो करेंगे, क्योंकि इनका कल्चर में प्रॉब्लम नहीं है। आपके इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान को कंफ्यूजन है, और इसी चीज का फायदा आपकी जो अपर क्लास है वो उठा रही है। इंडिया में जो चीखें निकल रही हैं, अभी भी लड़ाई, आज भी लड़ाई हुई है वक्फ बोर्ड के नाम पर। इंडिया में जो चीखें निकल रही है वो किस चीज की निकल रही है? बीजेपी कह रही है तुम्हारी इन अनड्यू पावर्स को, या जिसे कहते हैं ना, मतलब मोर देन, बहुत ज्यादा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं उनको खत्म करेंगे। क्योंकि आप मंदिर को भी वक्फ प्रॉपर्टी बना देते हैं। अब 2000 साल पुराना मंदिर है, उसको वक्फ प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हो? लेकिन नहीं, वो है। अब जब इनकी पावर खत्म हो रही है तो ये चीख रहे हैं, तो इंडिया के अंदर शोर मच रहा है। ये प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ही एक बेसिक नेचर है। ये चीज कोई डिस्कस नहीं करता। आज आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने बता दिया जी। अब बस, अब बेसिकली हम बात कर रहे थे सब पूरे रीजन की वो एक हम उस डिबेट पे चले गए कि कल्चरली क्यों ये सारी चीजें। ऑब्वियसली मैं अच्छा हुआ एक हमने बात इस पे की है, लेकिन मैं ज़ाहिर टाइम भी ज्यादा हो गया, रैप अप करने के लिए से पहले मैं चाहूंगी कि जो महारंग बलोच के ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप क्या वाकई, मैं आपसे सवाल स्ट्रेट यही करती हूँ, उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि महारंग बलोच जो है वो इंडियन एजेंट है। महारंग बलोच जो है वो उसके ऊपर मंजूर बशीर पे भी यही इल्जाम लगाया जाता है। सब पे इल्जाम लगाया गया। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझ पे भी, हमसे भी नाराज होते हैं, हम पे भी लगा देते हैं कि जी ये, मुझे याद है कि मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गई, वहाँ एक हमने मीडिया का कोर्स किया था, तो उस वक्त मैं डेली टाइम्स में काम भी कर रही थी और उससे पहले कर रही थी खैर। तो उस वक्त मैंने ज़ाहिर फौज के वहाँ बैठ के हमने काफी तनकीद उनको की, और कुछ तो वो मेरे पे लेबल लगा दिया कि जी ये तो इंडिया सेंट्रिक है और ये इंडियन जो लॉबी से है और इंडिया सपोर्टेड है वगैरह वगैरह। तो ये हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है, लेकिन उस पर तो खैर बहुत संगीन इल्जाम हैं, गद्दारी के इल्जाम लगा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इससे वाकई आप थोड़ा सा बताएं कि वैसे मुझे लगता है कि व्हाई नॉट, आप अपने लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, आप उनसे बैठकर बात नहीं कर रहे, आप उनको मौका फराहम कर रहे हैं कि वो आपके खिलाफ बंदूक चलाएं, तो आपका जो, आपने जिसको खुद दुश्मन बनाया हुआ है, मैंने एक आर्टिकल में भी लिखा था कि पहले तो इंडिया फर्जी दुश्मन था, आपने उसको पक्का दुश्मन बना दिया था कुछ अपनी हरकतें करके ना। वो मैंने बड़ा स्पेसिफिकली लिखा था, वो मेरी तो बल्कि मुझे फोन शोन भी आ गए थे, मैं क्या आपको बताऊं, उर्दू में लिखा था मैंने वो कॉलम। उसमें मैंने काफी रीजंस लिखी थी कि क्यों इंडिया हमारा इतना खुल के सामने आया और हमने क्या क्या किया हुआ। तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं करेगा? मतलब अगर आप एक दुश्मन कह भी रहे हैं, उसके मुंह पे कह रहे हैं कि तुम हमारा दुश्मन हो, तो व्हाई नॉट, वो क्यों नहीं उसको सपोर्ट करेगा? सुल्ताना जी एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात एवरीबॉडी वुड डू दैट जब आप अपनी नहीं कर। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अगर आपको बुरा लगता है कि हमारा एक फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान गया, तो आपको ऑब्जेक्शन होता है? मेरा ख्याल है नहीं। आपका आईएसआई चीफ ढाका में बैठा हुआ है। हाँ। आपका आईएसआई चीफ हमारे चिकन नेक पे क्या कर रहे हैं?
बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वो भी बहुत बड़े देश के अंदर एक ऐसी क्या कर रहे हैं, और ट्रीट अस लाइक एन एनिमी। यस, वी आर एन एनिमी, डोंट एक्सपेक्ट समथिंग गुड फ्रॉम अस। हम ऐसे ही करेंगे। तो उसमें तो आप ना एक्सक्यूज नहीं ढूंढ सकते। अगर हैं तो हैं। अगर आपका आईएसआई चीफ ढाका के अंदर बैठेगा तो हम भी वैसे ही बिहेव करेंगे। तुम अब करे ना करे, तुम अगर आपकी तरफ से आरोप लगता है, एलिगेशन, तो ठीक है, वी आर एक्सेप्टिंग इट। लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन ये नहीं है। मैं मेहरंग बलोच पे आ रहा हूँ, जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। इंडिया से तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के मामले में पाकिस्तान को डिस्कस करना चाहिए। अगर डिक्लेयर्ड एनिमी है तो हमें एक दूसरे को एनिमी की तरह ट्रीट करना चाहिए। जितना एक दूसरे को लहूलुहान कर सकते हैं ना, उतना करें। क्योंकि अब है ही दुश्मन, तो प्यार तो करेंगे नहीं, तो तरीके से करेंगे। अब कौन मरता है कौन जीता, वो बात की बात है। मैं उस पर वो बात की बात है। जिसके अंदर दम होगा वो सरवाइव करेगा। अभी ओपन वो चैलेंज है कि ठीक है यार भाई, पाकिस्तान में ताकत होगी तो वो सरवाइव कर लेगा, इंडिया में ताकत होगी तो इंडिया सरवाइव कर लेगा। वो तो चैप्टर ही खत्म हो गया। मेन बात क्या है, मेहरंग बलोच। मुझे एक बात बताइए, पिछले साल मेहरंग बलोच जनवरी फरवरी, पिछले से पिछले साल दिसंबर 2023 में, जी बिल्कुल, हाँ, 2023 में मेहरंग बलोच इस्लामाबाद पहुंची थी अप्रोक्सीमेट 10-15 हजार लेडीज के साथ। बिल्कुल सही। उसका एक सिंपल क्वेश्चन था, हमारे 20,000 जो यूथ है वो कहाँ है, वो कहाँ है। बिल्कुल सही है। उनको बहुत इतना सा क्वेश्चन था, बस ये बता दो वो मर गया या जिंदा है। एक एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए कि मेहरंग बलोच से मिलने आपका कोई मिनिस्टर गया? कोई भी नहीं गया था। वो तो दूर की बात। उनकी दिसंबर की सर्दी में उनकी रजाइयां तक छीन ली, पानी फेंका, छोटे छोटे बच्चों के दूध तक छीन ले गए। लोग जो रोटियां पहुंचा रहे थे उनकी रोटियां तक छीन ली। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए, मैं दो चीजें, अगर ये इंडिया में होता, इंडिया में आप सबने देखा शाहीन बाग हुआ, क्या हमने वहां कुछ किया? नहीं किया। वो 3 महीने 4 महीने बैठ गए, कोरोना आ गया, वो निकल गए, काम खत्म। उसके बाद वो पीजेंट्स किसान आ गए, वो बैठ गए, कोई बैठे हुए हैं, वो अपने आप ही मूवमेंट खत्म हो गया। वो 20 बंदे बैठे हैं, टोटल 20 है, पूरी जिंदगी बैठे रहो। हमारे घर से क्या जा रहा है भाई, हमने आपकी डिमांड्स नहीं माननी, आप बैठे रहो। अब लोग भी लास्ट में, पता है आज के दिन उस पीसेंट मूवमेंट में क्या है कि यार हमारी पोल खुल गई है और लोग हमारे को थूक रहे हैं, इसलिए हम वापस चलते हैं। और दूसरा कहता है यार जाएं तो जाएं, अब तो गांव वाले भी जूते मारेंगे, तो चुपचाप बैठा रहे, झूठे हैं झूठे सही बैठा रहे। ये डिस्कशन हो रहा है। देखिए झूठ के पैर नहीं हो। यही अगर कश्मीर के अंदर भी जब पत्थर चल रहा होता है तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर होते थे, डिफेंस मिनिस्टर, हमारे जो होम मिनिस्टर होते थे राजनाथ सिंह, वो क्या कहते थे, भटके हुए नौजवान है, दे आर मिसगाइडेड यूथ, आ जाएंगे, सही हो जाएंगे। पैलेट गन्स के ऊपर आप एक एग्जांपल नहीं बता पाए, क्योंकि पैलेट थी ही नहीं, रबड़ बुलेट्स थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ टीयर गैस थी, टीयर गैस शेलिंग थी। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो एक और चीज बताऊं आपको, मैं जो कश्मीर कॉज को ज्यादा नुकसान पहुंचा है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जो कश्मीर का पूरा मुद्दा था उसको सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा ना, वो पाकिस्तान की जो कंडीशन है ना, उसने भी बहुत ज्यादा, और पाकिस्तान ने जिस तरह से उस पूरे कश्मीर कॉज को, उनको भी मुझे आप कहने दें कि उनको भी हमने धोखा दिया, कश्मीरियों को भी। मतलब उनसे हमने लड़ाइयां करवा के, वो जब यहाँ बेचारे आते थे, आईएसआई के दफ्तर में आकर बैठते थे, बात करते थे, उनको आगे से ट्रीट ऐसे किया जाता था जैसे कोई होटल में छोटे को ट्रीट करते हैं ना, वो तो इतने बड़े आपने लीडर बना दिए वहां। वो बेचारे वो डिसइल्यूजन हो जाते थे, उनको समझ ही नहीं आती थी कि वहां भी हम क्या। फिर वो जब वापस जाते थे तो वहां वो रॉ बहुत समझदार थी, वो उनको बातें करके उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ले आकर अच्छे थोड़े से ओहदे देकर बाकी सारा सफाया वो वहां वो कर देते थे, वो मेन स्ट्रीम हो जाते थे, यहाँ से डिसइल्यूजन हो जाते थे। फिर राज साहब हटा आपने बिठा दिया ना, आपने इकोनॉमी चलाई ना, आपने सियासत चलाई ना, आपने सोसाइटी चलाई। अब तो मेरा ख्याल है कश्मीरी तो
200 मील 200 की रफ्तार से भागते आपके वाला पार्ट अगर नारे लगा रहा है ना, सुनिए, आपके यहाँ से वीडियोज आ रही हैं कि हमें इंडिया में शामिल होना है, अगर वो अगर वीडियोज आनी, दो चार 50 लोग कह रहे हो, सही है, वो तो भागते होंगे। वो तो आपने तो अपना सारा का सारा जो थीसिस था, वो चाहे आपने बिल्ड किया था, चाहे वो झूठा था, चाहे वो सच्चा था, वो कुछ तो था उस दुनिया को। उसके पहले आपने कारगिल किया, उसके साथ आपने खत्म उसको किया, फिर आपने अपनी रही से जो आपकी मतलब ऑब्वियसली इट्स किसी ने सही कहा है कि पाकिस्तान इज अ डिसफंक्शनल कंट्री, इट मे नॉट बी अ फेल्ड स्टेट। फेल्ड स्टेट के और इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कल देखते हैं बलूचिस्तान में क्या होता है, तो उससे भी और बातें पता चल जाएगी। बॉटम लाइन अभी है ना, मैं लास्ट में, मुझे पता है आपने शो खत्म करना है, मैंने तो अपना शो देखो कैंसिल कर दिया। मैंने आज पर बात करने का मजा आ रहा था, मैंने कहा कैंसिल, मैं तो टाइम का पाबंद हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जो सबसे बड़ी गलती करी ना मेहरन बलोच को, जब वो दिसंबर में इस्लामाबाद में बैठी थी, आपके वहां आपके ऑफिसर्स में से, आपकी लीडरशिप में से एक सीनियर बंदे को जाना था, उसको से मिलना था, उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करके, उसको गले लगा के बेटी की तरह ट्रीट करके उसको ये कहना था, बेटा मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, इन 20,000 को हम 20,000 को ढूंढेंगे, अगर इनके साथ कोई नाइंसाफी हुई है तो उन ऑफिसर्स को हम पनिशमेंट देंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, अरे 2-4-10 को टांग दो यार, 2-4 ऑफिसर्स हो जो करप्ट हो, उनको किसी ना किसी नाम पे टांग दो, और टांग के उनको कहो कि हमने उसे पनिशमेंट दे दी, उसको कहा जा तू है ना वो फॉरेन वाली किसी एम्बेसी में बैठ जा, उनको वहां से हटा दो। प्रॉब्लम पता है क्या, आप इस चीज को नहीं, यहां आपके यहां वो मानेंगे नहीं कि असलियत में बलोच इकोनॉमी है और ब्लैक, ये मैं आपसे सुन रही हूँ। आप आए हैं, असल मसला ये है, कोई भी छोड़ दे, यही तो सारा मसला है। अल्टीमेटली है, अफगानिस्तान का भी यही है सारा, वहां से तो कमाई हो रही है। अफगानिस्तान का खेल आप किसी दिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको अलग लगेगा। आपकी अफगानिस्तान से लड़ाई क्यों हुई वो मैं बता सकता हूँ, आपकी अफगानिस्तान से कभी लड़ाई नहीं होती। अब आप थोड़ा सा बोले बलूचिस्तान के जो ब्लैक इकोनॉमी, मैं बलूचिस्तान की बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान असलियत में एक ब्लैक इकोनॉमी है, जिसमें ब्लैक के ऑयल टैंकर्स चलते हैं, ड्रग्स चलता है, ऑर्गन ट्रेड चलता है और सब चीजें चलती हैं। ये एलिगेशन है, ये रिपोर्ट्स हैं, ये जो एलिगेशंस हैं असलियत में इसमें वहां अपॉइंटेड जो ऑफिसर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं और बहुत डीपली इन्वॉल्व हैं। प्रॉब्लम ये है वो एक पूरा नेक्सस बना हुआ है, उस नेक्सस में से एक को भी अगर हटाया जाता है तो पूरा नेक्सस कांपने लग जाता है, चीखने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो इतना प्रेशर क्रिएट करता है आपकी सेंट्रल लीडरशिप पे कि सेंट्रल लीडरशिप घबरा जाती है कि हुआ क्या। वहां से असलियत में फिर वो उतनी एट्रोसिटीज करते हैं कि तू शिकायत करने कैसे गई, वो और मार देते हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, आप किसी को कितना कोने में लगाएंगे, वहां से रिएक्शन तो आएगा। वो रिएक्शन इतना खतरनाक है कि ये नहीं समझा जा रहा। बड़ी देर की मेहमान आते मैंने ये आपसे मेरा सवाल हमारी जो डिस्कशन थी, पॉइंट तो यही उठना था। और इसी ब्लैक इकोनॉमी को अफगानिस्तान से भी जोड़ सकते हैं। जो अफगानिस्तान से आपकी लड़ाई है ना, वो क्या है, अफगानिस्तान में अफीम की खेती होती थी, अफीम को, ओपियम को आपके यहाँ लाया जाता, यहाँ उसके अंदर जो भी होता, एलिगेशन है आपके यहाँ कराची के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड्स हैं, वो उसे यूरोप से लेकर न जाने कहां कहां भेजते थे। हमारी कंट्री ने सिर्फ इतना किया। अब आप गालियां क्यों बकते हैं, हमारी कंट्री ने कहा, जब आपको याद है वो मतलब 2022 में हमारे 5,000 ट्रक खड़े हुए थे अफगानिस्तान जाने के लिए और आपकी गवर्नमेंट खड़ी हुई थी, हम नहीं जाने देंगे, हम चेक करके भेजेंगे। अफगानी कहते क्यों चेक करके भेजेगा, गेहूं के तो ट्रक थे, गंदू भी तो था, और क्या था। हमारे गवर्नमेंट ने अफगानियों को एक बात समझाई कि यार तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कि हाँ मर रहे हैं, कि तुम अपने खेत में क्या उगा रहे हो, कि अफीम, अबे गेहूं उगा लो, कि साहब अफीम से इकोनॉमी चलती है, कि कितने रुपए की इकोनॉमी चलती है, कि जी अप्रोक्सीमेट 2 या 3 बिलियन डॉलर बताए, कुछ ऐसा। इंडिया कहता है सारे दे देंगे, जितने बिलियन डॉलर चाहिए होगा सारे दे देंगे, तो ये अफीम उगाना बंद कर, उनमें गेहूं होगा, गंदम होगा। सिर्फ ये चेंज हुआ है, हमारे बजट में ऑफिशियल डिक्लेरेशन है अप्रोक्सीमेट 1200-2000 करोड़ रुपए का,
अब 2000 करोड़ रुपए उसने अफगानिस्तान में लिए, उनकी इकोनॉमी खुश, वो गेहूं होगा, वो अफीम से जो पैसा होता था वो इंडिया ने दे दिया कि जितना पैसा मिलता है बता दो, हम दे देंगे, ज्यादा देंगे, बस तुम अफीम उगानी बंद कर दो। उन्होंने अफीम उगानी बंद करी, गेहूं उगाया। उसके बाद आप देखो ना, इंडिया से क्या अफगानिस्तान से कहीं, अफगानिस्तान ने किसी भी कंट्री से गेहूं नहीं मंगाया। लेकिन प्रॉब्लम फिर, दर्द तो कहीं और होना था ना, वो रॉ मटेरियल आपके यहाँ आना था, आप गुस्से हो गए। 31 अक्टूबर तक सारे अफगानी भागने आओ, मतलब ये कौन सा लॉजिक था कि सारे अफगानी 31 अक्टूबर से भाग जाओ। उसके बाद आपको अजाई भाई, एक बात दुर्दाना जी, आपको नहीं लगता था कि उनका रिएक्शन आएगा? आप 1.5 साल से लड़ रहे थे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। 31 अक्टूबर 2023 तक आपने डेडलाइन दी थी, 50 लाख अफगानी भाग जाओ और सारे पैसे छोड़ जाओ। 50,000 रुपए बंदा लेके जा पा रहा है, छोड़ जाओ। उनको कहा था, नहीं हरिमोहन साहब, उनको कहा था जो रजिस्टर्ड नहीं है, सारे तो जा नहीं सकते, जिनके पास देखिए रेजिडेंट है वो उनको नहीं दी। ये तो मैंने इस पे काम बहुत किया हुआ है, लिखा भी था, ऐसा नहीं है। हाँ, जो अनरजिस्टर्ड है और उनको बहुत दफा मौका भी मिला। देखिए ये इस वक्त उनके खिलाफ बात नहीं हो रही, मुखालफत में बात नहीं हो रही। जो अनरजिस्टर्ड है, कि जैसे यहाँ मैं आपको बताऊं, हमारी गली में एक अफगानी लड़का आता था, वो गत्ते उठाता था, वो रोज सुबह 5 बजे आता था और वो लोगों के यहाँ जो कूड़े बहे उसमें से गत्ते उठा के, तो उसको मैंने फिर ऐसे पूछा, मैंने कहा एक दिन बड़ा, मैंने कहा तुम आया नहीं एक दिन, फिर कुछ दिनों के बाद आया तो कहता बाजी अब हम जा रहे हैं, हम रजिस्टर्ड नहीं था तो अब हमको भेज रहे हैं। इस तरह बहुत सारे थे जो अनरजिस्टर्ड थे। हाँ, अगर ह्यूमैनिटेरियन की बात करें, उनको यहाँ जॉब्स मिली हुई थी, नहीं है ना, तो आपने उनको कॉन्फिडेंस में लिया, और जिस कंडीशन में उनको जाना पड़ा, ऐसी ऐसी खबरें आई कि एक आदमी 50 साल से है, बिजनेस पार्टनरशिप में है, वो बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो छोड़ के भागना पड़ रहा है। बहुत सारी इंटरनेशनल चैनल्स पे ऐसी बहुत सारे काम करती है। अब ये बहुत लंबा और उस तरफ चली जाएगी। स्टेट बहुत सारे काम करती है। देखिए स्टेट को भी देखना होता है कि आखिर कुछ लोगों को इतने मौके मिले रजिस्टर होने के। अगर आप थोड़ा सा टाइमलाइन देखें ना, इतना भी यहाँ वो नहीं है, जंगल राज नहीं है कि बिल्कुल ही हम सारा गलत नहीं कह रहा, आपको बता रही हूँ, नहीं कह रहा मैं, वो कह रहे थे कि ये जब नहीं अब वो बॉर्डर पे ना मैं थी, ना मैंने फील्ड रिपोर्टिंग की हुई है, मैं इतने वसूख से तो नहीं कह सकती। हाँ, हमें जो स्टेट, जो रियासत बताती है या जो गवर्नमेंट से पता चलता है कि हमने तो अपनी तरफ से बिल्कुल सही इंतजाम किए थे। लेकिन आज इसका मौजूद नहीं है, इस पर दोबारा से। अब मुझे थोड़ा सा, आपने बिल्कुल सही बात की, आपने जो निशानदेही जो मैं चाह रही थी, लेकिन मैं इसमें सिर्फ ऐड करना चाहूंगी, जब मारंग बलोच इस्लामाबाद आई हुई थी तो उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, वो बलोच ही थे, बलोच हैं, काकड़ साहब। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, आपने बलोच रखा हुआ है और वो इतनी तौफीक नहीं कर रहा कि वो ही जाकर अपने जो, जहां उसके अपने लोग हैं वो आए हुए हैं। बहुत लोगों ने कहा था, बल्कि वो जो उसको लेकर आए थे उनके साथ खड़ा था, उसने कहा जाना। मसला तो यहाँ ये है। एग्जांपल देता हूँ, देखो वो काकड़ साहब का एग्जांपल मैं देता हूँ, क्या मामला था। हमारे हिस्ट्री में एक कैरेक्टर आता है मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, उसी का एक कजन था फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। पूरी सल्तनत डायनेस्टी के अंदर सबसे ज्यादा क्रूअल अगर कोई था तो वो था फिरोज शाह तुगलक। अच्छा। अब आंसर है, या फिर वो एक सिकंदर लोदी था, उसको छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा क्रूअल ये था। और इसने सबसे ज्यादा हिंदुओं के मंदिर तोड़े, और एक ब्राह्मण को इसने इसलिए पनिश किया क्योंकि वो इसके महल के सामने से जो यमुना जा रही थी उसके सामने खड़े होकर सूर्य को जल दे रहा था, जो हमारी एक प्रैक्टिस है। ठीक है। इसने उसको अरेस्ट करवाया, उसकी पूरी खाल उतरवाई, महल के सामने टांग दी कि तुम में से अगर कोई भी हिंदू रिलीजन को प्रैक्टिस करेगा तो मैं ऐसी पनिशमेंट दूंगा। उसने कालका मंदिर तोड़ा, नागरकोट टेंपल तोड़ा, बड़े लंबे चौड़े कहानियां हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसकी माँ हिंदू थी। है? फिर तो उसको ज्यादा अच्छा सलूक करना चाहिए था। यही तो प्रॉब्लम है, उसे अपने आप को ज्यादा मुसलमान सिद्ध करना था, उसे अपने आप को ज्यादा मुसलमान प्रूव करना था। मोहम्मद बिन तुगलक होली खेलता था क्योंकि उसके माँ बाप दोनों मुसलमान थे और वो ट्रू ब्लड लाइन से था, तो उसे कोई प्रूव करने की तो जरूरत नहीं थी। वो मौलानाओं को कहता था दबाओ यहां से, तेरे जैसे बहुत देखे हैं।
अकबर जो है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसका जो उसकी लीनियज जो थी वो टिपिकल जो थी वो इस्लामिक थी या मुगल थी, तो उसे कोई प्रूव ही नहीं करना था अपने आप को। लेकिन फिरोज शाह तुगलक को प्रूव करना था, क्योंकि उसकी माँ हिंदू थी, और हिंदू माँ होने की वजह से बार बार मौलाना और इमाम उनको क्या कहते, हिंदू माँ की औलाद है ना, हिंदुओं से सिंपैथी रखता है। तो उसे ज्यादा से ज्यादा टेंपल तोड़ने पड़े, ज्यादा से ज्यादा एट्रोसिटीज करनी पड़ी, यहां तक कि ब्राह्मण की खाल उतार के उसको महल के सामने टांगना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था, उसको उसकी मां हिंदू थी। तो काकड़ साहब की सिचुएशन एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली वही थी। जितने बलोच लीडर्स पाकिस्तान के अंदर अच्छी पोजीशंस में बैठे होते हैं, वो अपना बलोच आइडेंटिटी को सिर्फ नाम के आगे रखने के अलावा वो किसी भी तरीके से बलोच नहीं होते। इसीलिए वो कंपैरेटिवली एक पाकिस्तानी के एक आम पंजाबी या किसी और की ज्यादा एट्रोसिटीज करेंगे किसी बलोच पे। हमें इस सिंपल सी सिचुएशन को समझना होगा। बिल्कुल सही कह क्योंकि वो प्रूव करना है ना कि दे आर प्रो पाकिस्तानी है, दे आर लॉयल टू पाकिस्तान या पैट्रियट टू पाकिस्तान। तो जो भी बलोच से आवाज उठेगी वो सबसे ज्यादा ब्रूटली उसे दबाएंगे। जी